नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। संसद हमले की आज 19वीं बरसी है। आज के दिन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया था। संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकवादियों ने सफेद रंग का एम्बेसडर का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम उठाने से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। पीएम मोदी ने इस दिन को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक शिफ्ट किया गया। उन्हें संस्थान के स्पेशल वार्ड में भर्ती किया गया है। पीजीआई ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उनसे मिलने अस्पताल में न आए। स्वास्थ्य मंत्री के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम का गठन कर दिया गया जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 18 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। किसान नेताओं ने और सख्त तेवर अपनाते हुए 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। आज राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसानों ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली गाजीपुर जयपुर हाईवे बंद करेंगे। NH8 पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर से सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। करनाल टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने घरौंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण का घेराव किया। करीब 10 मिनट के बाद विधायक को टोल से जाने दिया गया। फरीदाबाद के किसानों की ओर से पूरे देश में टोल फ्री करने का देशव्यापी अभियान विफल साबित हुआ। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर स्थित टोल प्लाजा पर वाहन चालक टोल की अदायगी करके टोल से गुजर रहे हैं। एहतियातन के तौर पर सैकड़ों पुलिस ने जवान टोल के आसपास मौजूद रहे, लेकिन टोल के आसपास किसान नहीं पहुंचे। टोल पर तैनात इंचार्ज मनीष शुक्ला की माने तो उन्हें केवल टोल फ्री करवाने की सूचना मिली थी, लेकिन कोई भी किसान यहां तक नहीं पहुंचा और टोल का काम सुचारू रूप से चलता रहा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध के गांव खुगिया मलकाना और हिसार रोड पर गांव बावदीन में बने दोनों टोल प्लाजा के पास किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही टोल प्लाजा के पास हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए हैं और किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों के रोष प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। दोनों ही टोल प्लाजा के पास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कृषि कानूनों को रद्द कराने के विरोध में किसानों ने झज्जर जिले के सभी टोल को फ्री करा दिया। सुरक्षा के लिए टोल पर लगाए गए पुलिसकर्मी भी किसानों के सामने नजर बनाए हुए हैं। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान बोले कि उनका प्रदर्शन एक तरफ से केंद्रीय सरकार को उनके विरोध का आईना दिखाने का काम करेगा। किसानों की माने तो अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी करती हुई नजर आएगी। भिवानी में किसानों ने टोल फ्री किया। किसान संगठनों की कॉल पर टोल फ्री किया गया। चुरकी दादुरी रोड पर कितलाना टोल को फ्री कराया गया। टोल के पास धरना देकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर डीएसपी वीरेंद्र भारी पुलिस बल सहित मौजूद रहे। किसानों के प्रदर्शन के दौरान टोल पर एक भी टोल कर्मी नहीं थे। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। देश उद्योगपतियों से नहीं किसानों से चलता है। किसानों ने कहा कि देश और नेताओं की सुरक्षा की किसान के बेटे करते हैं। गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। डीसीपी नीतिका गहलोत ने कहा कि नेशनल हाईवे पर लोगों को दिक्कत नहीं होगी। डीसीपी नीतिका गहलोत ने सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कहा कि पूरी तरह से ट्रैफिक सामान्य तौर पर चलता रहेगा। मौके पर 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। फतेहाबाद के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित गांव ब्राह्मणवाला की चौकी पर पुलिस ने नाकेबंदी की। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बाद पुलिस फोर्स को ब्राह्मणवाला चौकी में तैनात किया गया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि माने तो सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल ब्राह्मणवाला बॉर्डर पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से 6 दौर की वार्ता असफल होने पर सभी किसान संगठनों ने सभी टोल प्लाजों को टोल फ्री करने का आह्वान किया है। आह्वान के चलते रोहतक के चारों तरफ लगने वाले टोल प्लाजाओं को किसानों की ओर से टोल फ्री कर दिया गया। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस कर जल्द से जल्द किसानों की मांगे पूरी करे।
पलवल में किसानों के टोल फ्री के ऐलान के बाद धरना स्थल पर आईटीबीपी तैनात की गई, जिससे जिला प्रशासन ने अटोहा चौक पर भारी पुलिस बल तैनात किया। किसानों ने टोल फ्री कराने के लिए टोल सर्वर को ही बंद करने की रणनीति बनाई। पलवल में सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि टोल सर्वर बंद नहीं हुआ तो फास्टैग से टोल टैक्स कटता रहेगा। किसान आंदोलन का असर केजीपी के एमपी एक्सप्रेस वे पर भी पड़ा रहा है। सैकड़ों वाहन जाम में एक्सप्रेस वे पर अभी भी फंसे हुए थे। किसानों द्वारा टोल फ्री करने के ऐलान के बावजूद फरीदाबाद में स्थित अभी सामान्य बनी हुई है। फरीदाबाद बदरपुर टोल से गाड़ियां लगातार आ जा रही हैं। बदरपुर बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल बदरपुर टोल प्लाजा पर स्थिति सामान्य है। बदरपुर बॉर्डर पर कोई भी किसान नहीं पहुंच पाया है। कैथल के गांव कोड़क के पास टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल नाके को फ्री कराया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कैथल जिले और कुरुक्षेत्र जिले की सीमा पर लगते हुए टोल किसानों ने पहुंचकर विरोध व्यक्त किया। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव मकडौली के पास टोल प्लाजा को किसानों ने टैक्स फ्री कराया। पुलिस के पुख्ता इंतजाम के बावजूद किसान टोल बूथ पर नहीं पहुंचे। गुफला चुका में किसानों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर बने कमर्शियल टोल को टैक्स फ्री कराया। किसानों ने टोल बूथ पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़कों में हैं। किसानों ने सिरसा की कई टोल प्लाजा को पर्चा मुक्त किया। इसके साथ ही किसानों ने रिलायंस ज्वेलर्स और ट्रेडर्स को भी बंद करा दिया। किसानों ने रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया और अडानी अंबानी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कहा कि आंदोलन के चलते अब तक जियो के 30 लाख सिम पोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर देश भर में खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। सिरसा में भी किसानों के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। आढ़तियान एसोसिएशन की तरफ से राहत के लिए तिरपाल और सब्जियां रवाना की गई हैं। गोहला चुका में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने पंजाब हरियाणा सीमा पर बढ़ाई हलचल। इस दौरान मौके पर डीसी और एसपी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करने नहीं दिया जाएगा। किसानों के 14 तारीख के घेराव को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। झज्जर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बनाए गए तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि एमएसपी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी। किसान समूह बनाकर किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। इसके साथ ही एसवाईएल मुद्दे पर उन्होंने पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी देना चाहिए। करनाल में पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे। कुलदीप शर्मा ने कहा कि करनाल से 4 बार लोकसभा से सांसद रहे पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब प्रदेश और देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा हरियाणा के संस्थापकों में से एक थे। देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो वे कैलाना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़कर विधायक बने। इस अवसर पर पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा के बड़े बेटे अशोक शर्मा एडवोकेट के साथ शर्मा परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि पंडित जी कभी दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल से आभारी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिता पंडित चिरंजीवी लाल शर्मा की यादों में अमर बना दिया। भले ही वो रहे या न रहे, लेकिन हजारों बच्चे पंडित जी की गोद में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती समारोह में अधिक से अधिक कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। इस कार्यक्रम में 18 देशों में श्रद्धालु और विशेषज्ञ जुड़ेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद जी महाराज ने बताया कि एक क्विज प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए और इनमें 18 विद्यार्थी टॉपर चुने गए हैं। राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से भिवानी के लघु सचिवालय के राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बीमा क्लेम, चेक बाउंस सहित कई मामलों को मौके पर सुलझाया गया। आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक तारीख पर मामले का निपटान किया जाता है। भिवानी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव न्यायाधीश श्रीका ने बताया था कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि और सहमति से मामले में निपटारे हो रहे हैं। इन मामलों का लोक अदालत से निपटारे के बाद कानून रूप से आगे अपील नहीं हो सकती है, क्योंकि आपसी राजीनामे से इन मामलों का निपटारा हुआ था। लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों का आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करना है। पंचकुला के सेक्टर 14 में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किडनी केयर सेंटर का उद्घाटन किया। क्षेत्र के लोगों को किडनी से संबंधित बीमारियों के इलाज को लेकर सुविधाएं मिलेंगी।
इस किडनी केयर सेंटर में जहां किडनी से संबंधित बीमारियों का इलाज होगा, वहीं डायलिसिस का भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अंबाला निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला निगम की सभी 20 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। फिलहाल पार्टी की तरफ से 20 में से 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। वार्ड 1 से जसवीर सिंह, वार्ड 3 से हनी सहगल को जन चेतना पार्टी ने मैदान में उतारा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से वार्ड 4 से अशोक कुमार सोनी और वार्ड 5 से संजय गौर को टिकट दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 7 से विक्रमजीत सिंह को टिकट दिया गया, जबकि वार्ड नंबर 9 से आरती सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हरियाणा जनचेतना पार्टी ने इस बार निगम चुनाव को रोमांचक बना दिया। पार्टी ने वार्ड नंबर 11 से राजेंद्र कौर को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 12 से अमनदीप कौर, वार्ड नंबर 14 से रोशनी वाला को टिकट दिया गया है। हरियाणा जनचेतना पार्टी को जीत का पूरा भरोसा है। उम्मीदवारों ने लोगों के बीच पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 15 पर पार्टी ने बलविंदर सिंह पर भरोसा व्यक्त किया है, जबकि वार्ड 16 से बलजीत साहनी को टिकट दिया गया है। अंबाला के वार्ड 17 से रानू देवी को हरियाणा जनचेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि वार्ड नंबर 19 से राकेश सिंगला पर भरोसा जताया गया है। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी ने वार्ड नंबर 20 से मधु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा व्यक्त किया। साथ ही शहर के कई प्रतिष्ठित और जाने माने चेहरे को पार्टी के निगम चुनाव में उतारा है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 18 पर अभी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जल्दी बची हुई सीट पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी न सिर्फ वार्ड का चुनाव लड़ेगी, बल्कि मेयर के चुनाव में भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके लिए चुनाव लड़ने और 30 तारीखों को आने वाले नतीजों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो ये चुनाव अंबाला की जनता के साथ मिलकर लड़ रही हैं। उन्होंने अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया है कि वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले कुछ साल में जो मुश्किलें झेली हैं, उसे वो दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही अंबाला की जनता के लिए काम किया और इस बार भी उसी सेवा भाव में वो काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जितना काम उन्होंने पहले किया था, इस बार उससे भी ज्यादा काम किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि अंबाला की जनता उनके साथ है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। पार्टी अपने पुराने चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर ही अंबाला निगम का चुनाव लड़ रही है। जिला महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र में दुल्हन के घर से बारात को बैरंग लौटना पड़ा। रेवाड़ी के ज्वेलरी गांव में से बारात आई थी, लेकिन दुल्हन ने दूल्हे की उम्र और रंग को लेकर शादी करने से मना कर दिया। मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, पर वधू दोनों पक्षों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचकुला की राजीव कॉलोनी में मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिसंबर को किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान 2 युवकों पर तीनों आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस दौरान सागर नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी मृतक के जान पहचान वाले थे और शराब के नशे में देवेंद्र की हत्या की गई थी। डीएसपी विनोद शंकर ने बताया कि 5 दिसंबर 2020 को कंट्रोल रूम हांसी को शहर थाना के सूचना मिली थी कि अज्ञात रोड बॉडी ऑटो मार्केट से पड़ी है, जिस पर थाना प्रभारी दलवीर सिंह मौका पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। काफी कोशिश के बाद मृतक की शिनाख्त देवेंद्र उर्फ देवी सिंह मध्य प्रदेश के रूप में हुई थी, जो कि करीब 2 महीने पहले काम करने के लिए अपने साथी अवधेश के साथ हांसी आया था। 4 दिसंबर को काम करने के बाद शाम को न्यू ऑटो मार्केट में अपने साथियों के साथ शराब पीने के दौरान उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। पीएम ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़ी सारी चीजों से दीवारें हटा रही है। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश से किसानों को बहुत फायदा होगा, उन्हें नए विकल्प मिलेंगे, नए बाजार मिलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 सालों से दुनिया ने भारत के गजब का विश्वास दिखाया है और ये विश्वास पिछले 6 महीनों में और भी मजबूत हुआ है। चाहे वो एफडीआई हो या फिर एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने भारत में रिकॉर्ड निवेश किया और आगे भी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती में जितना निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था उतना निवेश नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें और भी अच्छा काम करने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं सालाना बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2020 में 2020 मैच की तरह हमने कई बार स्थितियों को तेजी से बदलते हुए देखे हैं। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा, कृषि कानून हटाने के लिए कितनी आहुति देनी होगी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि आंदोलन को लेकर एक एक करके 11 किसानों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के बीच में गतिरोध खत्म करना जरूरी है। राहुल गांधी ने आंदोलन मारे गए किसानों को तस्वीरें सजा की हैं। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध व्यक्त किया। पार्टी की ओर से किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया गया। देश में 24 घंटे में 30,000 नए केस आए सामने। 391 मरीजों की हो चुकी है मौत। 98 लाख के पार हो चुका है पूरा मामला। 3,54,000 से अभी भी अधिक एक्टिव केसेस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आई। 1,935 नए मामले, 47 लोगों की हो चुकी है मौत। 17,000 से अधिक एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में हुई 80 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,000 के पार। अब तक 73,542 केसेस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आई 1,218 नए मामले। अब तक 10,000 से अधिक केसेस एक्टिव। अब तक 11,883 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का हाल बुरा। एक दिन में मिले 1,410 नए मामले। अब तक 5,35,985 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 20,091 केसेस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से अधिक केसेस एक्टिव। एक दिन में 1,307 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,89,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 510 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,75,000 के पार। 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पूरे दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7 करोड़ 21 लाख के पार। अब तक 16,11,000 से अधिक मरीजों ने गंवाई है जान। पूरे दुनिया में अब तक 2 करोड़ के पार कोरोना के केसेस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,65,000 के पार। अब तक 96,44,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया के तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,81,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई है जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 68,80,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 26,25,000 के पार। अब तक 4,94,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव।